हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं, उनसे भी हम चर्चा करेंगे और उनका क्या राय है उनकी इस पूरे मुद्दे को लेकर के वो जानने की कोशिश करेंगे। तुहिन मंडल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, एक्सपर्ट है नीट के। सबसे पहला सवाल मेरा तुहिन मंडल जी आपसे रहेगा, ये जिसकी आशंकाएं जताई जा रही हैं कि एक बड़ा घोटाला हुआ है और कहीं ना कहीं ये जो पूरी परीक्षा है वो संदेह के घेरे में खड़ी है, लेकिन एनटीए का साफ तौर पर कहना है कि इस तरह की कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। गड़बड़ी होने की सबसे पहले जो आशंका थी वो कहां से पैदा हुई? जी, सबसे पहले तो जी मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने पुरजोर तरीके से बच्चों का आवाज़ उठाया, बच्चों की आवाज़ बुलंद की। इसमें सबसे पहले तो ऐसा प्रतीत होता है, प्रथम दृष्टया ये लगता है कि नीट का जो ये मामला है पूरा, जो रिजल्ट के बाद में ये गड़बड़ियां सामने आई, विसंगतियां सामने आई, ऐसा लगता है कि ये नीट के बाद का विषय है, परंतु ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपको परत दर परत पूरी बातें मैं आपको बताऊंगा। ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल प्री प्लान तरीके से किया गया है, क्योंकि पिछले वर्षों तक जब भी नीट का पहले एग्जाम हुआ करता था तो एग्जाम के कुछ अच्छे खासे समय अंतराल के पूर्व ही रोल नंबर दिए जाते थे। इस बार रोल नंबर देने में बहुत एनटीए ने देरी की। हमें सबसे पहले यह प्रतीत हुआ कि ठीक है 25 लाख बच्चे इस एग्जाम में भाग ले रहे हैं, इस वजह से शायद देरी हुई होगी। लेकिन जब बात सामने निकल करके आई तो हमें यह पता लगा कि रोल नंबर का आवंटन जो है वो बहुत ही विशेष रूप से इस प्रकार से किया गया कि कुछ छात्रों को फायदा पहुंचाने के लिए उनको सेंटर्स, जो पर्टिकुलर अलॉटमेंट जो हुआ है उन बच्चों का, पर्टिकुलर सेंटर तक, जो प्लान्ड सेंटर थे, मैं यहां बड़ी बात आपसे कह रहा हूं, जो प्लान्ड सेंटर थे उन बच्चों को वहां पहुंचाने की व्यवस्था की गई। पहले तो ये समझ में आया। दूसरी चीज जो सबसे गंभीर विषय निकल के आए, दो मुद्दे हमारे पास सामने हैं। बच्चों के 718 719 नंबर आना, ये आकर के एनटीए अपनी बातों में खुद फंस गई। दूसरा, एक ही पैटर्न से, एक ही रोल नंबर का जो पैटर्न है, उस पैटर्न के जब बच्चे निकल के आए, बिना सरनेम वाले बच्चे, तब जाकर के संदेह जो है बिल्कुल यकीन में बदलता हुआ नजर आया। और उसके परत दर परत एनटीए ने लाइन से मिस्टेक की है। उन मिस्टेक्स में मैं आपको बात करूंगा धीरे धीरे करके, एक एक मिस्टेक उनके निकल के सामने आए हैं मैम। जिसमें सबसे पहले तो ये हुआ कि पेपर में देरी हुई। पेपर में देरी होने के बाद में इन्होंने ग्रेस मार्क की सिस्टम लाई, जो कि पहले नहीं था, और अगर पहले नहीं था अब है तो इंफॉर्मेशन बुलेटिन में इसे बताना चाहिए था, इन्होंने नहीं बताया। लेकिन अगर मैं तुहिन जी इस ग्रेस मार्क्स को समझना चाहूं जो कि इस बार इस एग्जाम्स में दिए गए हैं, तो वो किस बेसिस पर दिए जाते हैं? क्या इसका क्राइटेरिया रहा है? अगर इस बार इस एग्जाम में ये ग्रेस मार्क्स दिए गए थे तो एनटीए का इस पर क्या कहना था इस बार? देखिए, मैं साफ शब्दों में दर्शकों को समझाना चाहूंगा, ग्रेस मार्क की कोई प्रथा ऑफलाइन एग्जाम में तो नहीं हो सकती। ऑनलाइन एग्जाम है जहां कंप्यूटर बेस्ड डाटा होता है, वहां पर इसे दिया जा सकता है रैशनलाइज करने के लिए, लेकिन जो पेन पेपर बेस्ड एग्जाम है वहां पर ग्रेस मार्किंग हो ही नहीं सकती है। लेकिन फिर भी एनटीए का क्या कहना है, मैं थोड़ा सा आपको एक आंकड़ों के माध्यम से आपको समझाऊं। जैसे सपोज किसी सेंटर में बच्चे को 1 घंटे बाद पेपर मिला, यानी 60 मिनट का उसका नुकसान हो गया। उसने अगले 2 घंटे में 120 क्वेश्चन बनाए, यानी एनटीए ने एवरेज निकाला, बच्चे ने 1 मिनट में 1 क्वेश्चन बनाए। अब 120 के नंबर आप जोड़ लें इंटू 4 करके, दर्शक जो सुन रहे होंगे वो पेन पेपर लेके एक बार देखिएगा, और 1 घंटे में 1 क्वेश्चन का एवरेज निकाला गया। इस बेसिस पे बच्चे को 60 क्वेश्चन सही करने की संभावना मानते हुए, जो कि संभावना है अनुमानित है एनटीए की, उन्होंने उस बेसिस पे उनको 4 नंबर ऑल अलॉट कर दिया, और इस तरीके से 720 का एक जादुई आंकड़ा खड़ा हो गया, जिस वजह से बहुत सारे बच्चों के 720 नंबर निकल के आए। ग्रेस मार्किंग हर बच्चे की, मैं तो सब्जेक्ट टीचर हूं, मुझे पता है बच्चे की बायोलॉजी बनाने की स्पीड अलग होती है, केमिस्ट्री के प्रॉब्लम बनाने की स्पीड होती है, फिजिक्स के बनाने की स्पीड अलग अलग होती है। तो इस बेसिस पे वो पूरा एक नॉर्मलाइज कर देना ये बिल्कुल गलत है। ग्रेस नियम की प्रथा कभी रही ही नहीं है एग्जाम में। तुहिन मंडल जी, मेरा सवाल आपसे रहेगा कि अब जिस तरह से रिजल्ट तो सबके सामने है और सुप्रीम कोर्ट भी ये मामला पहुंच चुका है, हालांकि अभी इसको एक्सेप्ट किया गया है, नहीं किया गया है, इस पर सुनवाई होगी, अभी इसको लेकर के कोई बात सामने नहीं आई है, लेकिन इस मामले में अगला स्टेप क्या रहने वाला है? क्योंकि छात्र अगर हम देखते हैं तो वो सड़कों पर नजर आ रहे हैं और वो मांग भी यही कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से अभी हमने संदीप को सुना, उन्होंने कहा कि अब दोबारा से पेपर होना चाहिए। अगर दोबारा से पेपर होता है तो ये जो पूरी प्रक्रिया है वो कितना वक्त लेगी, और अगर नहीं होता है तो इसके लिए अगला कदम क्या होगा? जी,
देखिए मैम, ये जो नीट का एग्जाम है सिर्फ एक बच्चे का एग्जाम नहीं होता, साथ साथ उसके माता पिता और गुरुजनों का भी एग्जाम होता है। बच्चा 3 घंटे 20 मिनट तक एग्जाम सेंटर में रहता है, तब तक पेरेंट को सांस नहीं आ रही होती, वो भूखे प्यासे बाहर सेंटर के रहते हैं। आपने देखा होगा ये सिर्फ उन 25 लाख बच्चों का नहीं है, सवाल पूरे देश का है, क्योंकि हम डॉक्टर बनाने जा रहे हैं, आने वाले दिनों में ये भावी डॉक्टर होने वाले हैं। और किसी गलत तरीके से अगर मेडिकल कॉलेज में किसी बच्चे की एंट्री होती है तो ये पूरे हेल्थ सिस्टम और एजुकेशन सिस्टम के लिए शर्मसार काला दिन होगा। बहुत ही इसकी निंदा होनी चाहिए। अब हम लोग पुरजोर तरीके से आंदोलन कर रहे हैं एनटीए के खिलाफ, पूरी टीचर कम्युनिटी एक है, पूरे शिक्षक गण एक साथ है, बच्चे एक साथ है, पेरेंट एक साथ है। हमारी मांगे पूरी होंगी और जब तक नहीं होती हम लोग पुरजोर आंदोलन इस पे करते रहेंगे। आने वाले दिनों में रीनीट की घोषणा जल्द से जल्द होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे जो तैयारी कर रहे होते हैं दोबारा से पढ़ना इनके लिए एक बहुत बड़ा ट्रॉमा है, एक डिलेमा है। ये वापस से पढ़ाई शुरू करना इनके लिए आसान नहीं होता। नीट का सिलेबस अपने आप में बहुत ज्यादा सिलेबस है, अगर इन बच्चों को समय ना मिले तो वो भी इनजस्टिस होगा जिन बच्चों ने अच्छे नंबर मेहनत से प्राप्त किए। तो रीनीट अगर होना है तो सरकार जल्दी ही फैसला ले। लेकिन ऊपर अधिकारी जो है वो जल्दी ही कही है कि रीनीट तो होना चाहिए और इसकी मांग तो हम कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से तस्वीरें हैं छात्रों की। लेकिन सवाल आपने ही एक और जवाब दिया कि जिन बच्चों ने मेहनत करके इस बार अंक हासिल किए हैं, ये क्या उनके साथ नाइंसाफी नहीं होगी? जी देखिए, हर सिक्के के मैम 2 पहलू होते हैं, ठीक है। कुछ अच्छाई है तो कुछ बुराई भी है, लेकिन आप कुछ बातें समझिएगा, मैं कुछ पॉइंट्स यहां रखना चाहता हूं। ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ था कि एक दिन में एग्जाम होने वाला है। ये नीट का एग्जाम 5 तारीख को हुआ, 5 मई को जो एग्जाम हुए, पूरे देश भर में एक ही पेपर होना चाहिए। अनटिल अनलेस, इससे पहले जैसे बिहार में उड़ीसा में फ्लड आया था, इससे पहले मणिपुर में जो क्राइसिस चल रहे थे, इस वजह से एग्जाम डिले हुए। एग्जाम डिले होने से अलग तारीख को जब एग्जाम लिया गया तब प्रश्न पत्र अलग होना चाहिए। इस बार कई बच्चे ऐसे हैं, तेलंगाना के कुछ बच्चे हैं, उनको अपने सेंटर में अलग ही पेपर मिल गया। उनके पेपर का कोड है O6 नाम के पेपर कोड का एनटीए ने तुरंत सोल्यूशन भी नहीं दिया था, आंसर की भी जारी नहीं किया था। उनको उसी दिन होने वाले एग्जाम में अलग पेपर दिया गया। पहली विसंगति यह है जो सामने आ रही है कि एक ही दिन में होने वाले, एक ही समय में होने वाले पेपर में अलग प्रश्न पत्र दिया गया। दूसरा, बालोद के सेंटर में, छत्तीसगढ़ में जहां एग्जाम हुआ, उस एग्जाम सेंटर में पेपर डिले किया गया और बच्चों को एक प्रश्न पत्र दे दिया गया जिसको बीच से फाड़ करके आधा पेपर तुम बनाओ, आधा पेपर आप बच्चे बनाए, और बाद में उनको दूसरा पेपर दिया गया। सवाई माधोपुर एक सेंटर है जहां पर बच्चों का पेपर 9, साढ़े 9 बजे तक चला। जब तक तो आपने सुना होगा कि मास पेपर लीक की खबरें अब आ रही है, जो कि अब स्पष्ट हो चुका है। ठीक है, तो एक बड़ी यहाँ पर आशंकाएं जताई जा रही हैं गड़बड़ी की। अब इसमें क्या निकल के सामने आता है, सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंच चुका है, क्या सुनवाई होती है, उसको लेकर के भी हम चर्चा करेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, बड़ी